हम थे विदेशी आक्रमण। जब कणव वंश का यहाँ पर शासन था तो कणव वंश स्थापित हुआ, उसी समय सुंगों का विदेशी जो आक्रमण, एक तरीके से सुंगों का भी शासन यहाँ पर रहा था। उसी समय विदेशी आक्रमण भी कुछ हुए, जिसमें 3 विदेशी जाति के आक्रमण मुख्यतः माने जाते हैं, जो 3वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक आक्रमण हुए। 300-400 साल में जो आक्रमण हुए। पहला आक्रमण हुआ इंडो ग्रीक का, जिसका एक महान शासक रहा मेनेंडर। ठीक, मेनेंडर के सिक्के मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं, भारत में भी अन्य जगह पर मिलते हैं। और जो बौद्ध भिक्षु है नागसेन और मेनेंडर का संवाद, जो मलिंद पर्व ग्रंथ है, उस मलिंद पर्व ग्रंथ में इनका संवाद मिलता है। दूसरा जो आक्रमण हुआ वो शकों का हुआ, और शक जो जाति थी वो क्षत्रप कहलाए। ठीक, और शक जो थे वो 2 भागों में बंटकर भारत में स्टैब्लिश हुए, एक करमंडक और दूसरा क्षयरात। इनके 2 वंश हुए। शक जाति के कितने वंश? 2। जो क्षयरात है उसका भूमक या भीमक संस्थापक था, और करमंडक यहाँ पर जो थे वो यहीं आकर बस गए। इसी वंश का एक शासक हुआ था क्षयरात, जो वंश था उसका था नहपान। इसी नहपान को एक व्यक्ति हमने पढ़ा था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक, इसी नहपान को हराया था, और इसी नहपान को हराकर जो वहाँ के महाराष्ट्र के जो अभिलेख है उनमें इसकी जानकारी मिलती। नागपुर अभिलेख जो है उसमें जानकारी मिलती कि नहपान जो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश वाले हिस्से में रह रहा था, इसको हराया था। इसके अलावा एक इसके बाद, नहपान के बाद एक शासक बना चेष्टन। और चेष्टन के बाद इस वंश का एक सबसे प्रतापी शासक बना रुद्रदामन। ठीक, रुद्रदामन जो था वो अशोक के काल में शासक था। अशोक के समय कहा जाता है कि ये पूर्व हिस्से में जाकर बस गया था, और उस समय इसको हराया गया। अशोक के समय भी जानकारी मिलती। इसके अलावा एक शिवसेन शासक मिलता है अंतिम। जो शिवसेन था वो इस वंश का अंतिम शासक रहा, जो बहुत लंबे समय तक छोटे से क्षेत्र को शासन करते रहे। ठीक, ये बाद में उड़ीसा की तरफ भाग गए थे रुद्रदामन के समय में, और बाद में इस क्षेत्र में रहते थे। अधिकता में भी रुद्रदामन अशोक के आ चुका। अब जो शकों की जो राजवंश है, इनके अलग अलग जगह पर शासन रहे, कि एक जगह पर स्थायी शासन कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये क्या थे? विदेशी। तीसरे जो रहे वो रहे पार्थियन, और पार्थियन का मध्य प्रदेश वाले हिस्से में मुख्यतः इनका कोई ज़्यादातर क्षेत्र नहीं था। एक और जाति मिलती है कुषाण या कुइशान, जो भारत में आई करीब करीब ये माना जाता है कि 100 ईसा पूर्व के आसपास भारत में इन्होंने आक्रमण किया था। भारत में इस वंश का एक शासक हुआ था विल्कन्फिडस। इनमें से जो विल्कन्फिडस था, ये सब पहला शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए। और सोने के सिक्के इसके कई जगह पर भारत में मिलते भी। बाद में एक कुषाण वंश का 78 के आसपास एक शासक मिलता है कनिष्क। कनिष्क एक महान शासक के रूप में रहा 78 से 101 ईस्वी तक जिसका शासन था। कनिष्क के समय कहा जाता है कि शकों को भी हराया, शकों की भी आक्रमण, ये आपस में भी लड़े, और शकों के जो आक्रमण होते रहे तो सहज में बंद भी नहीं हुए।
तो इन्हीं को हराकर जो मालवा क्षेत्र जो था उस पर अधिकार भी किया था। इसके अलावा अशोक जो कनिष्क है, कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के कई स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो हरदा का क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त होते हैं, जबलपुर का जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त होते हैं। कनिष्क के दो मूर्ति अभिलेख है, जो जबलपुर का भेड़ाघाट है वहाँ से दो मूर्ति अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। ठीक, मूर्ति अभिलेख ये जबलपुर से प्राप्त। अब इसके जो सिक्कों के रूप में देखा जाए तो कुषाण वंश या जमाने भर के जो शासक रहे उनके सिक्के अलग अलग जगह से प्राप्त होते हैं, जैसे कुरुल के विदिशा से प्राप्त होते हैं, जो बिल कटफिडस हैं उसके भी विदिशा में बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त होते हैं। कनिष्क जो है उसके नर्मदा के किनारे कई जगह पर सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें जबलपुर वाला हिस्सा है जहाँ पर सिक्के मिलते हैं, कुवेस वसुदेव जमाने भर के। अंततः मध्य प्रदेश में एक नया राजवंश इनके बाद उभर कर आया था, वो था नागवंश। ठीक, और नागवंश जो था वो दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में ये शुरू हुआ। ठीक, अगले हम आते हैं नागवंश का। द्वितीय शताब्दी के अंत में जो राजवंश मध्य प्रदेश में जानकारी मिलती है वो नागवंश की। नागवंश का जो संस्थापक था वो था बरसनाथ। और बरसनाथ ने जो अपना क्षेत्र विस्तार किया था वो विदिशा और ग्वालियर वाला जो हिस्सा है, उस विदिशा ग्वालियर वाले हिस्से में बरसनाथ ने अधिकार कर लिया। इस हिस्से में का शासक बना हुआ बरसनाथ ने इस वंश का जो शासक था भवनाथ शासक बना करीब 305 के आसपास। और भवनाथ की जो पुत्री थी भवनाथ ने अपनी पुत्री का विवाह जो उनके दुश्मन उस समय के माने जाते थे वाकाटक वंश वाकाटक राजवंश के एक शासक हुए प्रवर सेन फर्स्ट। इस प्रवर सेन फर्स्ट से अपनी पुत्री का विवाह किया। किसने? नागवंश के भवनाथ ने किससे? प्रवर सेन से अपनी पुत्री का विवाह किया। अब जो नागवंश की जो राजधानी थी वो ग्वालियर के समीप एक क्षेत्र है पचपवैया। पचपवैया को अपनी राजधानी बनाया था, जिसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पद्मावती जो ग्वालियर के समीप एक क्षेत्र है वहीं पर पचपवैया था। और इनकी जो नागवंश की राजधानी रही वो रही और बनाई किसने थी? भवनाथ ने ही बनाई। इसके बाद भीमनाग, स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग, जमाने भर के नाग इस वंश के रहे। और अंततः अधिकांश शासकों का उल्लेख जो मिलता है वो ग्वालियर वाले हिस्से में ही मिलता है। इसमें इलाहाबाद अभिलेख जो है, इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त का जो है उससे जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने जो गणपति शासक था इसी वंश का,
नागवंश का, इस गणपति को समुद्रगुप्त ने हराया। जब उत्तर भारत के राजाओं को हरा रहा था समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का शासक, तो उसी ने इस गणपति को भी हराया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक, इसके बाद एक मध्य प्रदेश में इस हिस्से में खानदेश वाला हिस्सा जो नीचे महाराष्ट्र में चले गए, बुरहानपुर वाला हिस्सा है, इस खानदेश में इसी समय एक और वंश था। ठीक, खानदेश में एक वंश शासन कर रहा था, आभीर वंश। छोटे छोटे से राजवंश जो अलग अलग जगह पर एक ही समय शासन चला रहा था। आभीर वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। इसने यहाँ पर लगभग 200-300 ईसा पूर्व के आसपास, तो ईस्वी के आसपास यहाँ पर स्थापित किया था और इसी के अंतर्गत अनूप निमाड़ वाला जो हिस्सा है वो इनके अधीन आता था। इनने बाद में थोड़े बहुत हिस्से मालवा के भी जीत लिए थे और बाद में वाकाटक जो थे, वाकाटक राजवंश ने इनके ऊपर आक्रमण किया और इस खानदेश जो खानदेश वाला हिस्सा था इसमें आभीर वंश को हराकर यहाँ वाकाटक राजवंश स्थापित हो गया। ठीक, वाकाटक राजवंश अब कहाँ था उसको समझते हैं। जो वाकाटक राजवंश है ये जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा था, उस हिस्से के रहने वाले। सीधी सी बात है, किस पर आक्रमण करेंगे? आभीर राजवंश। बुंदेलखंड में इनको वाकाटक राजवंश 255 के आसपास स्थापित किया था। एक व्यक्ति थे विद्या शक्ति या विद्या शक्ति। विद्या शक्ति या विद्या शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की और बाद में इनने विदिशा वाले हिस्से पर भी अधिकार कर लिया था और ये क्षेत्र विदिशा जो था वो इनके अधीन आने लगा। एक याद आ रहा होगा प्रवर सेन। प्रवर सेन से किसने विवाह किया था? ठीक, हाँ, इस क्षेत्र में अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने जो नागवंश थे इन्होंने किया था। किनने? इनके भवनाथ जो पचपगैया वाले थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था विद्या शक्ति के बाद जो शासक बने थे प्रवर सेन। ठीक, प्रवर सेन फर्स्ट से इस भवनाथ जो थे, भवनाथ में अपनी लड़की की शादी करी थी प्रवर सेन। वैवाहिक संबंध थे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए। बुंदेलखंड से ये कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण तक का हिस्सा जो जीता था तो हैदराबाद तक अपना राज्य का विस्तार कर दिया। इतना बड़ा क्षेत्र इनके अधीन आता था। बाद में इंदौर और सिवनी पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद प्रवर सेन के बाद एक शासक बने रुद्रसेन। रुद्रसेन ये करीब करीब 340 से लेकर 305 और 365 ईस्वी तक शासक रहे। जबलपुर और बालाघाट वाला जो दक्षिणी हिस्सा था उन पर अधिकार किया और नागपुर तक अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। इसके बाद रुद्रसेन बने। रुद्रसेन ने प्रभावती से विवाह किया जो चंद्रगुप्त की पुत्री थी और गुप्तों के समय इन्होंने शासन किया। बाद में इन्हीं के काल में जो ये कहा जाता है कि अजंता की गुफा बनाई जा रही थी, उसमें 16, 17 और 19 जो थी उसमें सहयोग करने वाला व्यक्ति भी था यही रुद्रसेन द्वितीय। ठीक, रुद्रसेन सेकंड। ठीक, अब अंततः जो प्रवरसेन द्वितीय था, प्रवरसेन द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि सेतुबंध एक ग्रंथ मिलता है। सेतुबंध का रचनाकार भी यही व्यक्ति रहा था और एक गाथा सप्तशती की रचना करी थी सर्वसेन, वो भी इसी राजवंश के रहने वाले। अब इसके अलावा बुंदेलखंड और मगधखंड में एक राजवंश की और जानकारी मिलती है, मगधराजवंश या मगधवंश। ठीक, मगधवंश। ठीक, मगध।
मगध। ठीक, इनका जो क्षेत्र मिलता है वो खासकर बुंदेलखंड से लगा हुआ हिस्सा था, कौन सा, बघेल। इनके समय नागों की राजधानी जो पचपवैया ये क्षेत्र था नागवंश का, इनसे सीमा इनकी टच होती थी। इन्होंने रीवा और बघेलखंड वाले हिस्से में शासन की शुरुआत करी थी और इसी में संस्थापक हुआ था भीमसेन। ठीक, मगवंश का संस्थापक कौन, भीमसेन। भीमसेन में हुआ यह था कि जो बांधवगढ़ उमरिया में है, बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो अगर पूछे कि बांधवगढ़ किसकी राजधानी थी, तो वो थी किसकी, भीमसेन की, और मगध राजवंश के अंतर्गत इसने इसका भी किया। बाद में इनका कुषाणों से संघर्ष चलता रहा था और ये राजवंश छोटे से हिस्से में शासन करते रहा। अंततः गुप्तों के समय इनका निपटारा कर दिया गया और इनका काम खत्म कर दिया गया। अंततः एक बोधि वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है जो जबलपुर वाले हिस्से में शासन करते थे। और इसके बाद हम आ जाते हैं गुप्त राजवंश पर। मौर्यों के बाद अगर केंद्रीकृत शासन किया तो गुप्तों ने भारत पर किया। मौर्यों के बाद जितने शासक हुए वो विकेंद्रीकरण की स्थिति में भारत रहा, जहाँ कई विदेशी आक्रमण और कई छोटे छोटे आक्रमणों के बीच शासन की स्थिति चलती है। लगभग 319 के आसपास इनकी स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है कि ये शासक है। श्रीगुप्त पहले शासक मिलते हैं जिनमें गुप्त राजवंश की स्थापना की। इसके बाद जमाने भर के गुप्त शासक पेशल फर्स्ट और अंततः कहा जाता है कि जो शासक बने वो मध्य प्रदेश में जब विस्तार हुआ तब समुद्रगुप्त शासक बने। समुद्रगुप्त जो थे वो 335 से लेकर 380 तक एक लंबा शासन रहा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों को हराया। इनके समय उत्तर भारत में नौ राजाओं का एक समूह बना हुआ, ठीक। और 9 राजाओं में ये कहा जाता है कि ये जो 9 राजा थे, एक थे मालव, अर्जुनाथ, यौधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, संकालिक, काक और खपरिक। ऐसे 9 राजा थे। इन 9 राजाओं को हराया था, ठीक, क्लियर। जिसमें से कुछ मध्य प्रदेश के भी थे और मध्य प्रदेश में जो खपरिक थे वो दमोह के रहने वाले थे। मतलब इस हिस्से पर भी अधिकार हुआ उसका समुद्रगुप्त का। दूसरे रहे विदिशा वाले हिस्से में संकालिक, जो विदिशा में रहते थे, इनको भी हराया। और एक था आभीर वंश, ठीक, जो भी हमने जस्ट देखा। आभीर राजवंश जो खानदेश वाले बुरहानपुर में थे, इनको भी हराया। ऐसे 3 राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है कि उत्तर भारत के 9 राजाओं को जो हराया था उनमें से 3 ये भी थे। इनमें बाद में शासक हुए खानदेश बुरहानपुर वाले, उनमें इन्होंने हराया, ठीक। समुद्रगुप्त के समय भी हराया, ठीक। इनका राजवंश चला। समुद्रगुप्त के समय ही दक्षिणावर्त के जो 12 राजा हैं उनका भी एक समूह था। और दक्षिणावर्त में ही मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा आता है, कौशल प्रदेश वाला हिस्सा, वो भी आता है। तो इसमें से राजा महेंद्र जो थे कौशल राजवंश के, उनको हराया था। इसके अलावा महाकांतर जो कि व्याघ्रराज शासक थे, उनको हराया। केरल में मंडराज शासक थे, उनको हराया। कृष्णपुर में महेंद्रगिरी शासक थे, उनको हराया। कोटल एंड पर कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालकरम, देवरुख, कुकरत,
ऐसे 12 राजाओं को हराकर समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार किया। समुद्रगुप्त के बाद ये कहा जाता है कि एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित होने के बाद कभी भी गुप्त राजवंश के शासकों ने पूरे भारत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। मध्य प्रदेश में हालांकि स्थायी रूप से व्यापक शासन नहीं किया था, क्योंकि जो क्षेत्र थे, जो राजधानी क्षेत्र थे, वहीं से इनका शासन प्रशासन चलते थे। समुद्रगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बने तो इन्होंने मालवा पर स्थायी शासन जो शुरुआत करी वो मिलता है। ठीक, इतिहास में 14 शासक है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी। अब जो विदिशा वाला हिस्सा है, इस विदिशा के निकट जो उदयगिरी है, उदयगिरी के संबंध में मिलता है कि वीरसेन साहब जो थे, वीरसेन साहब की जो गुफा अभिलेख है, उस गुफा अभिलेख में मतलब इनके एक मंत्री थे, उनको उदयगिरी की जवाबदारी दी गई थी और अभिलेख निर्माण करवाया था किसने? वीरसेन साहब। इसके अलावा दमोह की जो हटा तहसील है वहाँ पर सौकर और रौंद और कुंडलपुर गांव जो है वहाँ पर गुप्तकालीन कुछ मंदिर के उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मध्य प्रदेश में शासन प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ क्षेत्र पर रहा। इसके अलावा इनके बाद शासक बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय हुर्णों का आक्रमण हुआ, हुर्ण विदेशी जाति थे, हुर्णों को हराया और ग्वालियर अभिलेख में जो हुर्ण शासक है मेहेरपुर, उनको हराया जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मंदसौर में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भी कुमारगुप्त ने करवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुप्त शासक जब कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त बने, तब भी लगभग मध्य प्रदेश पर गुप्तों का शासन था। इनके समय कुछ सिक्के मालवा और जबलपुर क्षेत्र से मिलते हैं। इसके अलावा कई मंदिर गुप्त काल में बनवाए गए जो मध्य प्रदेश में विख्यात है, क्योंकि मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्तों के काल से ही हुई। जबलपुर में टिटवा का विष्णु मंदिर, नागा 17 में घुमरा नामक स्थान पर जो शिव मंदिर है उसका उल्लेख मिलता है। अजयगढ़ पन्ना में मिश्रा पठार का जो मंदिर है पार्वती मंदिर वो मिलता है। इसके अलावा नागौर खो में जो सतना है वहाँ पर शिव मंदिर का जो उल्लेख मिलता है, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। कई सारे मंदिर इनके समय बने। गुप्तों के समय अलग अलग जगह से अभिलेख भी प्राप्त हुए। उन अभिलेख में भी जानकारी मिलती है कि गुप्तों का शासन मध्य प्रदेश में रहा था। गुप्तों में मंदसौर अभिलेख मिलता है जो कि कुमारगुप्त के समय बनवाया गया था, जिसमें सूर्य मंदिर का निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा उदयगिरी अभिलेख जिस विदिशा में मिलता है, ये भी उसी समय पर मिलता है। इसके अलावा सांची का जो अभिलेख है वो आर्य संघों को दान दिए जाने के बारे में उल्लेख मिलता है। तो मैं अभिलेख अशोकनगर में जो भी कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की जो संज्ञा दी गई है उसमें बताया गया है। इसके अलावा एरन अभिलेख सागर में मिलता है। ये सभी जो है वो गुप्त काल में पाए जाने वाले अभिलेख रहे जो गुप्त काल में निर्मित थे। ये सब कुमारगुप्त नहीं, ये अलग अलग शासकों ने बनवाए। ठीक, इसके अलावा जो राजवंश मिलते हैं वो गुप्तों के बाद फिर से एक बार विकेंद्रीकरण की स्थिति भारत में हुई और गुप्त राजवंश जब एक तरीके से योग्य उत्तराधिकारी नहीं रहे तो अंततः विकेंद्रीकरण की जब स्थिति आई तो हर छोटे बड़े हिस्से में फिर से एक बार 25-25 ग्राम के राजा बनने फिर से शुरू हुए और अंततः कई सारे छोटे मोटे क्षेत्रों में शासन करा। इसी समय मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में नए नए राजवंशों का उदय होना शुरू हो चुका है।
मध्य प्रदेश में दक्षिणी कौशल जो क्षेत्र है वो गुप्तों की दूसरी राजधानी के रूप में जो देखा जाए तो सरबपुरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक राजवंश स्थापित हुआ था, सरबपुरी राजवंश। जो सरबपुरी क्षेत्र है, इस वंश के शासक जब बाद में हुए, पहले गुप्तों के अधीन ही आता था ये पूरा क्षेत्र, ठीक। यहीं पर सरबपुरी राजवंश भी कहलाया और इनका जो संस्थापक था वो था सरब, ठीक, ये संस्थापक। ये गुप्तों के बाद इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश वाले में स्थापित हो गए। इनके बारे में कहा जाता है कि कई सारे शासक हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में शासन किया। बाद में जो मांडू वंशी की जो दक्षिणी कौशल क्षेत्र है इसमें अपने अधीन कर लिया और ये राजवंश निकल चुका था। एक और राजवंश स्थापित हुआ, औलिकर राजवंश। औलिकर राजवंश स्थापित हुआ वो मंदसौर वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में स्थापित हुआ गुप्तों के बाद। मालवा का जो क्षेत्र था उसी के अधीन मंदसौर जो दसपुर के नाम से विख्यात था वो प्राप्त किया। यहाँ पर मालवा को मालवा नाम देने का श्रेय भी इन्हीं राजवंश के शासकों को जाता है। यहाँ का पहला शासक जो हुआ वो हुआ नरवर्मन। नरवर्मन जब स्थापित हुआ था तो इसका समकालीन था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। नरवर्मन के बाद हुआ बुद्धिवर्मन जो कुमारगुप्त के समय था और कुमारगुप्त का सामंत के रूप में भी रहा। इसके बाद यशोधर्मन रहा जिसने मंदसौर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और अंततः बाद में जो वाकाटक राजवंश का आक्रमण हुआ तो यशोधर्मन ने अपने आप को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कब? उत्तर गुप्त काल में 550-600 साल के बाद। और अंततः 543 में जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन की राजवंश में मृत्यु हो गई और बाद में उत्तर गुप्त जो था, उत्तर गुप्त के कुछ शासकों ने इस मंदसौर ये मालवा जो औलिकर राजवंश है इसको भी खत्म कर इसको अपने अधीन ले लिया और बाद में यहाँ कई राजवंश पे शासन कर लिया। एक आक्रमण हुआ हूण आक्रमण। भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए जो पहली शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक लगातार आक्रमण करने वाले थे, वो थे हुण। हुणों के आक्रमण को रोकना कई शासकों के लिए नाक में दम रहा। 5वीं-6वीं शताब्दी में एक शासक था तोरमान। तोरमान ने 5वीं-6वीं शताब्दी में पूर्ण आक्रमण किया कहाँ? भारत पर। और जिसकी जो प्रमाण मिलते हैं वो एरण में विशालता वराह मूर्ति इसने स्थापित करी तोरमान ने और अपनी मूर्ति यहाँ पर आज भी है। तोरमान के बाद इस राजवंश का एक शासक हुआ 515 में बिहिरपुर। बिहिरपुर के समय कहा जाता है कि ये तोरमान का पुत्र था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर से मालवा तक किया। उत्तर भारत का बहुत सा क्षेत्र इसने जीत लिया। ग्वालियर दुर्ग में कहा जाता है कि गोप पर्वत जो सूर्य मंदिर बनाया गया था, उस सूर्य मंदिर का निर्माण इसी व्यक्ति के द्वारा कराया गया। इसके अलावा गुप्त सम्राट जो नरसिंह बालादित्य है उसने हुणों को हराया था तो इसी बिहिरपुर की हार हो गई थी और ये अधीन चले गए थे किसके? गुप्तों के। बाद में अधीन चले गए। इसके बाद कई सारे शासक बने लेकिन अंततः गुप्तों के अधीनता इनको स्वीकार नहीं की। एक और राजवंश सतना वाले हिस्से में रहा, परिव्राजक वंश। ठीक, परिव्राजक राजवंश। परिव्राजक जो
राजवंश था ये बघेलखंड वाला हिस्सा, जो सतना वाला हिस्सा है, बुंदेलखंड बघेलखंड की सीमावर्ती हिस्से में इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया नागौर सतना को। जो कभी गुप्तों के अधीन रही और यहाँ शिव मंदिर भी लगते हैं। इसमें एक खोह ताम्रपात्र मिलता है जिससे जानकारी मिलती है कि इनका राजवंश था और एक राजा थे, राजा हस्ती का उल्लेख मिलता है। बाद में यहाँ कई सारे घुमरा वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इन्होंने शासन किया और अंततः ये गुप्तों के अधीन चले। इसके अलावा मेकर में एक पांडु वंश रहा और पांडु वंश स्थापित हुआ और इन्होंने शासन किया। ऐसे ही जबलपुर वाला हिस्सा जो मिलता है, यहाँ मिलते हैं त्रिपुरी। जबलपुर का प्राचीन नाम है त्रिपुरी। जबलपुर में एक राजवंश स्थापित हुआ था, कलचुरी राजवंश। गुप्तों के बाद कहा जाता है कि कलचुरी राजवंश एक ऐसा राजवंश है जो लगातार शासन करते रहे 550 से 1740 तक। इस राजवंश का शासन चलता है 1740, इतना लंबा शासन। ये तब तक बने रहे, लेकिन इनकी राजवंश का 5 अलग अलग शाखाएं थी। कलचुरी अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर शासन करते थे। इनके समय एक मिलते हैं महिष्मती के कलचुरी जो महेश्वर में थे, एक मिलते हैं त्रिपुरी के कलचुरी जो जबलपुर में थे, एक रत्नपुर के जो कलचुरी मिलते हैं, एक रायपुर के कलचुरी मिलते हैं। ये छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में थे, जिनकी सबसे प्रमुख शाखा जो मिलती है वो त्रिपुरी जबलपुर के जो कलचुरी राजवंश रहा वो महत्वपूर्ण माना। त्रिपुरी में जो पहला शासक हुआ था वो वामराज शासक बना कलचुरी राजवंश। वामराज 675 के आसपास शासक बना और वामराज के बाद एक शासक बना था कोक्कर। कोक्कर जो था वो इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो 850 के आसपास इसने अपने आप को शासक घोषित किया। 850 से 890 तक इसका शासन चला। इसके समय ये प्रतिहार शासक जो राजा भोज से इसने युद्ध किया और राजपूत शासक जो कृष्ण द्वितीय है, कृष्ण द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह भी इसने किया। एक लंबे समय तक ये चलाते रहे और अंततः ये कहा जाता है कि यही लोग लंबे समय तक कलचुरी राजवंश छोटे मोटे हिस्से में शासन चलाते रहा और विद्रोह समय समय पर करते रहा। ऐसे ही मालवा में जो राजवंश मिलते हैं या मध्यकाल जो आता है वो 8वीं शताब्दी से शुरुआत होती है भारत में मध्यकाल। और ये जो प्राचीन काल मध्य प्रदेश का रहा तो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो मध्यकाल का इतिहास हमें पढ़ना होता है मध्य प्रदेश का, उसमें हमें 4-5 भागों में मध्यकाल का इतिहास पढ़ना होगा। एक मालवा का इतिहास, मालवा में जो परमार हुए, परमारों के बाद मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और मुस्लिम में भी स्वतंत्र मुस्लिम राज्य। और मुस्लिमों के बाद जब मुगलों के अधीन चले गए तो कौन शासक था, और अंततः फिर मराठों का जो शासन रहा जिसमें होलकर अंततः शामिल हुए भारत संघ में। ठीक, हमें मालवा का इतिहास पढ़ते हैं।
ऐसे ही हमें बुंदेलखंड का इतिहास पढ़ना है, ऐसे ही हमें बघेलखंड का इतिहास पढ़ना है, तो सब इंडिविजुअली पढ़ना है, ठीक। और इसी में सिंधिया रियासत या ग्वालियर का जो इतिहास रहा वो हमें पढ़ना है, ठीक। इसी में हमें दिमाग अंचल का भी इतिहास पढ़ना है। ये जो मध्य क्षेत्र है इसमें पीएससी जो सबसे ज्यादा आज टारगेट बनाकर रखा है तो इसी मध्यकाल को टारगेट बनाकर रखा है, इसी टारगेट बनाने के आधार पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे मध्य प्रदेश में जो मालवा है उसका और मालवा का इतिहास, जो मध्यकाल से शुरू होकर अंततः भारतीय संघ में शामिल ना हो जाए तब तक, ठीक।